यदि पार्टी छोड़ता है, एक कार्यकर्ता का भी छोड़ना पार्टी के हित में नहीं होता है। लेकिन जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जो परिस्थितियां इधर हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा जो बातें सामने आई थी, उसी समय से हम लोगों तक ये बात पहुंच गई थी कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बीजेपी का रहा है, आज बीजेपी में बीजेपी के अपने लोग नहीं हैं। अब बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जनसंघी खतियान की बात करने लग गए, क्योंकि अभी बहुसंख्यक लोग वहां पर ऐसे ही आए हैं पिछले 10 वर्षों में कि यदि किन्हीं का कोई केस है तो उसका भयादोहन करो, एजेंसियों को लगाओ, जो पॉलिटिकल वर्कर है उनके पीछे में सीबीआई और ईडी को लगाओ, और जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनके पीछे पहले आईटी, फिर डीआरआई और लास्ट में ईडी को लगा के एक तो राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने पास लाओ, दूसरा कॉरपोरेट से चंदा लाओ। तो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जहां पर है, वहाँ इस तरह की बातें होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई हेमंत सोरेन नहीं हो सकता। संघर्ष जीवन में एक बहुत बड़ा पूंजी होता है। वो पूंजी दुर्गा भैया के पास था, लेकिन परिस्थितियां बदली, इसलिए ये परिणाम सामने आया। दादा, एक सवाल है, आपने रिजाइन जब लिखनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्यसमिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है, क्योंकि हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं वो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। सब कोई तो पशुपति कुमार पारस है नहीं कि उन्होंने मंत्रिमंडल से जब त्याग पत्र दिया तो 3 लाइनों का दिया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन जो खामोशी उनके अंदर है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। जब जिसकी जरूरत पड़े उसी को पिक करो। आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, इनको भी जब तक जरूरत थी तब तक रखा, उसके बाद फेंक दिया।
कभी सुने कि एक मुख्यमंत्री को डिमोट करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र में? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जरूरत उनको नहीं थी। कभी सुने कि दूसरे पार्टी से जिनके खिलाफ आरोप थे, मंत्री थे, उन पर सीबीआई की जांच हो रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मांग कर रहे थे, वो सीधे भाजपा में आए और चुनाव जीते और उप मुख्यमंत्री बन गए। दादा लगता है दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए और जो वहां के मुख्यमंत्री थे। दादा मेरा दो सवाल है, मेरा दो सवाल है। देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना, क्योंकि यहाँ मंत्री परिषद बड़ा लिमिटेड है और क्षेत्रों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आयु वर्ग का भी ध्यान रखना पड़ता है, सभी का संतुलन बना के मंत्री परिषद बनता है। इसलिए कोई कमिटमेंट किसी के साथ किसी का होता नहीं। जहां तक दुमका लोकसभा क्षेत्र, कमिटमेंट किसी के साथ किसी का होता नहीं। जहां तक दुमका लोकसभा क्षेत्र है, वहां पार्टी का जो भी समर्पित कार्यकर्ता है वो जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है। गुरुजी का जो भी आदेश होगा, वह व्यक्ति कोई भी हो, उसकी जीत सुनिश्चित करने में हर कार्यकर्ता अपना सब कुछ समर्पण करेगा। इसलिए वैसी बातें नहीं। तो ये भी क्या बोलते हैं, सीता सोन ये भी आरोप लगाए कि पार्टी, देखिए, भाभी हम लोगों के साथ रही, आज जहाँ पर भी हैं गई हैं, वहाँ पर भी उनको उनकी आकांक्षित सफलता मिले इसकी शुभकामना है। लेकिन ये भी सच्चाई है, खासकर गुरुजी को छोड़ने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता लोग भी रहे संथाल परगना के। तो एक बार हम लोगों को जरूर पीछे का भी कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। इसलिए हमने कहा कि जब तक वो भाजपा में रहेंगी, उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए शुभकामना है। बाकी एक टीस हम लोगों को भी कि 10 बजे के कुछ देर के बाद ये वक्तव्य हम लोगों के पास में आया था, जो चिट्ठी आप लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे, मेरे परिवार का मामला। लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। तो आपने यदि निश्चय करके पत्र दिया है, तब तो फिर कुछ कहना नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकल आता। दादा आपके चुनाव में उनका अपना व्यक्तिगत वोट, चूंकि उनका लोकसभा का चुनाव में है, वो मतदाता है, वो एक वोट तो जरूर कम होगा। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा कि बहुत कोई घूमने घामने निकले थे,
लेकिन वो एक अजीब कॉम्पोजिशन का क्षेत्र है, वहां पर इसका चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। दादा, क्या पार्टी को कोई अब देखिए, आप जब तक अपनी पीड़ा तो आज ही बताएं, वो भी लिखित पीड़ा। नाराजगी तो उनका कई बार झलका है दादा, मीडिया में भी झलका है। वो इशू बेस्ड था, वो जनप्रतिनिधि भी थी, तो इसलिए इशू पे नाराजगी हो ही सकता है। लेकिन हमारे बैठक में तो कभी कोई ऐसी नाराजगी आई नहीं। दादा, नाराजगी की बात बोल रहे हैं तो लॉबिंग हेम्ब्रम को देखिए कौशल जी, एक बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब कि हमने ठान लिया कि हमको सुसाइडल स्टेप लेना है। आप लाख बैरियर उसमें लगाइए। राजीव गांधी की जो जघन्य हत्या हुई थी, वो हत्या हुई कैसे थी कि जो महिला थी उन्होंने पहले ये प्रण किया कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी। तभी तो राजीव जी की इतनी नृशंसता हो पाई। तो आप यदि कोई भी पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, डॉक्टर के पास भी यदि जाते हैं तो पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस शुरू होता है। हम लोगों को क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का भी समय नहीं मिला था, तो डायग्नोसिस होगा कैसे? टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो गई है। उनको बहुत बहुत शुभकामना है। हमें भी खुशी होगी क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन दुर्गा भैया की धर्मपत्नी होने के नाते उनका एक छोटा भाई और देवर के रूप में मैं उनका हमेशा से व्यक्तिगत श्रद्धा करूंगा और उनकी उन्नति, उस परिवार की सर्वांगीण उन्नति, प्रगति में थोड़ा सा भी यदि योगदान की जरूरत मुझे होगी तो मैं जरूर करूंगा। अच्छा, बीजेपी का जो क्योंकि बिहार में हम लोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कोशिशों की अंत में क्या फलाफल निकलता है। आज शिवपाल जी कहाँ हैं? आज साधु यादव किस हाशिए पे है? कल चुनाव के बाद में अजीत पवार जी का क्या होगा? कल चुनाव के बाद में अजीत पवार जी का क्या होगा? तो आप देखेंगे कि परिवार के मुख्य धारा से निकलकर आपने देख भी रहा है कि इंदिरा गांधी जी के जो द्वितीय बेटे थे संजय गांधी जी, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी और उनका बेटा आज भाजपा में किस स्थिति में है। ये थोड़ा देर के लिए आकर्षण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता को अल्पकालिक आकर्षण को त्यागना चाहिए और दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये अल्पकालीन आकर्षण ही भ्रष्टाचार को नए सिरे से जन्म देता है और इसीलिए सुचिता नहीं रहती। और कोई सवाल? धन्यवाद।